नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि यह हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है, कहां पर आपके लिए ट्रेड के कमाई के मौके बनेंगे। हमारे साथ आज की चर्चा में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के और कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड से। हालांकि पूरे हफ्ते गोल्ड का मार्केट एक दायरे में ही घूमता रहा, लेकिन हफ्ते के आखिर आते आते एक बड़ा एक्शन गोल्ड में दिखा। गुरुवार की रात को गोल्ड में एक बड़ी तेजी आई 700 रुपए तक की, और इसने पूरे हफ्ते के एवरेज को ठीक कर दिया। मतलब पूरे हफ्ते में गोल्ड के दाम करीब करीब 2% तक बढ़ गए और 46,700 से बढ़कर 47,800 के आसपास गोल्ड का प्राइस आ गया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये मोमेंटम, ये मूड माहौल गोल्ड का अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगा। ये सवाल सबसे पहले बीरेन वकील जी मेरा आपसे होगा कि जिस तरह से डॉलर कमजोर हुआ है, बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में नेक्स्ट वीक भी गोल्ड के लिए अच्छा हफ्ता रहने वाला है? क्या कहेंगे आप? नेक्स्ट वीक भी मुझे अच्छा लग रहा है। सेटअप इसका अच्छा है, क्योंकि रुपी स्ट्रांग होने के बावजूद भी कॉमेक्स मार्केट लंबे समय के बाद 1800 का स्तर पार करने में सफल रहा। ये काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस था। अगर 2 दिन हम इसको 1793 के ऊपर देखते हैं तो अगला जो रेजिस्टेंस हो 1826 आएगा, फिर 1848 तक जाएगा। फिलहाल मार्केट बॉटम आउट तो हो चुका है, बट आगे मोमेंटम अपसाइड का जो मोमेंटम है वो कितना एक्सेलरेट है वो देखना पड़ेगा। ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट में अभी भी स्टीम यानी अभी भी काफी गुंजाइश बची है। अच्छा, ठीक है। आप बताएं कुणाल जी कि आपके हिसाब से जो लोग गोल्ड में ट्रेड लेना चाहते हैं, थोड़ा सा उनका पोजिशनल व्यू है, क्या उनको 47,500 के ऊपर या 48,000 के आसपास गोल्ड खरीदने में कोई रिस्क नहीं है? डाउन साइड रिस्क बहुत लिमिटेड आपको लग रहा है और अपसाइड की गुंजाइश ज्यादा है। आपका क्या आउटलुक है गोल्ड के ऊपर? मृत्युंजय जी, रिस्क नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं कह सकते मार्केट में। कभी क्या हो जाता है, अभी कल जैसे फॉर एग्जांपल जॉबलेस क्लेम के डेटा है जो गोल्ड के लिए नेगेटिव थे, उसके बावजूद भी गोल्ड में हमने 500 रुपए की अपसाइड देखी। सो किसी ने अगर मंदी के डेटा देख के तो उनको 500 रुपए का इमीडिएटली, सो रिस्क तो हर एक लेवल पे रहता है। पर मेरी राय में अभी भी गोल्ड में मेरा टारगेट $1840 का है और मुझे लग रहा है एक बार $1850 कॉमेक्स पे शॉर्ट टर्म में टेस्ट करेगा गोल्ड। सो मैं अभी भी बाय एट डिप्स की रणनीति देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। और ये हफ्ते में भी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट हफ्ते में भी गोल्ड के प्राइजेस ऊपर जाएंगे। आज इंट्राडे में नॉन फार्म पेरोल्स के नंबर है, तो वॉलेटिलिटी आ सकती है। 200-300 रुपये अगर घटता है तो गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। अगले हफ्ते में आपको फिर से तेजी का माहौल देखने मिलेगा। और $1840 के टारगेट के लिए गोल्ड में आप बाई कर सकते हैं। नहीं, $1840 तो सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्राइस हो गया। यहाँ का प्राइस बताइए, यहाँ पर क्या टारगेट है आपका? इट विल लीड टू अनदर 1.5% अपसाइड, कंसिडरिंग आधा % रुपी भी अगर स्ट्रांग होता है। सो मेरी राय में अगर इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, सो मौजूदा स्तर से और भी आपको 600 रुपये की अपसाइड और गोल्ड में देखने मिल सकती है। अच्छा, 600 रुपये तक की तेजी की संभावना आप और जता रहे हैं गोल्ड में। रविंद्र जी, आपका क्या व्यू है? क्योंकि जो फंडामेंटल हैं गोल्ड के वो सपोर्टिव तो हैं, क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है, बॉन्ड यील्ड में कमी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ फिजिकल डिमांड को लेकर चिंता अभी भी है गोल्ड में। तो ओवरऑल आपके हिसाब से सेंटीमेंट कैसा रहने वाला है गोल्ड का? और अगर कोई थोड़ा और लंबा नज़रिया रखे, ये तो अगले हफ्ते की हमने बात की, लेकिन मान लीजिए 2-3 महीने का नज़रिया हो या 4 महीने का नज़रिया हो, तो क्या 50,000 का टारगेट भी ध्यान में रखना चाहिए क्या? गुड इवनिंग मृत्युंजय, यस, आपने एक अच्छी बात कही कि फिजिकल डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों साइड से अभी भी कोई एक मेजर लाइक फिजिकल डिमांड तो बहुत वीक है। इवन इन्वेस्टमेंट डिमांड इवन आफ्टर 1798 ब्रीच हुआ इंटरनेशनल में,
अभी भी इन्वेस्टमेंट डिमांड में कोई मेजर अपटिक नहीं है, तो वो एक कंसर्न है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो है वो अभी भी 1.50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वो एक ब्रेकआउट पॉइंट था मेरे हिसाब से। एक 1.50 के नीचे अगर बॉन्ड यील्ड जाता है तो वो एक बहुत ही बूस्टिंग फैक्टर होगा गोल्ड के लिए। मेरे हिसाब से हो सकता है कि आज का जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा रिपोर्ट है उसके लिए वेट कर रही है मार्केट, और अगर नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट आज पॉजिटिव आता है फॉर द इकोनॉमी, तो हो सकता है कि गोल्ड में फिर से एक थोड़ा सा साइडवेज टू रेंज बाउंड मूव हो जाए और फिर से एक बार गोल्ड 1800 के नीचे आ जाए। तो मेरे हिसाब से आज का जो रिपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। डॉलर ऑलरेडी वीक है, लेकिन अगर आज का रिपोर्ट सरप्राइज करता है, सरप्राइज भी नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है फॉर द डॉलर। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हम पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड में एक छोटा सा करेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड अभी 1816 1820 का जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास है। और अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स में 47,700 से 47,800 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो निकल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो मेरा होगा वो 48,400 का होगा, जो पिछले बार 2 बारी वहां पर जाके प्राइसेस नीचे आए थे। तो आई थिंक वो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है। अगर वो निकल जाता है तो देन 50,000 जो आप बोल रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि एक महीने में 50,000 आ जाए। तो मेरे हिसाब से आज का रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं भी बायस थोड़ा सा बाई साइड में ही हूँ, क्योंकि मार्केट एक नीचे के तरफ सपोर्ट लेकर अभी एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी एक छोटा मोटा करेक्शन का है। तो डिप्स में बाइंग कर सकते हैं वीकली के पर्सपेक्टिव से। आई थिंक 47,200 के आसपास एक अच्छा बाइंग लेवल होगा। ऊपर में हम फिर से एक बार 48,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं, और 48,400 का बहुत क्रूशियल लेवल है, उसके ऊपर निकल गया तो फिर 50,000 का लेवल भी आ सकता है। स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं अराउंड 46,800 का। आज का नॉन फार्म पेरोल काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वेट कीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद पोजीशन। ठीक है रविंद्र जी, हाँ ओके ओके ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल व्यू है गोल्ड के ऊपर। कुणाल जी, आपने एक बात कही कि रिस्क तो हमेशा रहता है मार्केट में। ये बात तो बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन हम जब बात करते हैं मार्केट के आउटलुक की तो एक उम्मीद के साथ बात करते हैं कि पॉजिटिविटी क्या है मार्केट में, और उस आधार पर अगर हम बाइंग का ट्रेड लेते हैं या फिर कोई और ट्रेड बनता है तो लेते हैं। अगर हमेशा हम रिस्क को देखकर चलेंगे तो शायद फिर कोई ट्रेड ना ले पाए। तो जब आपने रिस्क का जिक्र किया तो आप मुझे ये बताइए कि आपको बड़ा रिस्क अभी गिरावट का क्या दिख रहा है मार्केट में? अगर नॉन फार्म पेरोल्स में बहुत ही बड़ी सरप्राइज आ गई या तो थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है, पर लंबी गिरावट की कोई जगह नहीं है। कमोडिटी में जो सुपर साइकिल चालू है अभी फिलहाल, इसका रिवर्स होने के लिए कोई बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल फेडरल रिजर्व ने आके कह दिया कि हम बॉन्ड परचेज जो कर रहे हैं हर मंथ, उसका अमाउंट हम कम कर रहे हैं, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कनाडा, ये दोनों बैंकों ने ऑलरेडी टेपरिंग चालू कर दिया है बॉन्ड परचेज में से। तो अगर ऐसा फेडरल रिजर्व या यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहती है तब थोड़ा बहुत करेक्शन आज देखने मिल सकता है, डॉलर मजबूत हो सकता है। बाकी कोई डरने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे। गोल्ड का ट्रेंड तेजी का ही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड तेजी का है, छोटा मोटा करेक्शन भले ही आ जाए लेकिन कोई बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है, लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की, और चांदी की चाल इस हफ्ते में बहुत अच्छी दिखी है। हफ्ते भर में करीब 6% तक चांदी के दाम बढ़े हैं, और 1 अप्रैल से अब तक आप ये मान के चलें कि लगभग 9,000 रुपये तक की तेजी चांदी में आ चुकी है। 1 अप्रैल को 1 किलो चांदी का भाव 63,000 रुपये था, जो अब बढ़कर 72,000 तक पहुंच चुका है। तो बीरेन जी, आप बताएं सर, क्या चांदी की ये रफ्तार, चांदी की ये चाल आपको कंटिन्यू दिख रही है? कंपैरेटिवली सिल्वर में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जितनी कन्विक्शन बाई साइड की मुझे गोल्ड में है इतनी सिल्वर में नहीं है, क्योंकि बेस मेटल में जो रफ्तार की तेजी है उसकी तुलना में चांदी अंडर परफॉर्म कर रही है। मैं यहाँ बाई साइड में जाना प्रेफर नहीं करूँगा। अच्छा, चलिए, ये आपने दो टूक राय दी कि आपको जितना कन्विक्शन, जितना भरोसा गोल्ड के ऊपर है उतना भरोसा सिल्वर के ऊपर नहीं है, चांदी के ऊपर नहीं है। रविंद्र जी, क्या आपके साथ भी यही है, या आपका भरोसा गोल्ड के साथ साथ चांदी पर भी बना हुआ है? जी, मेरा थोड़ा सा कन्विक्शन सिल्वर में ज्यादा है, क्योंकि एक तो बेस मेटल्स काफी अच्छा ज्यादा है। ओके।
और दूसरा जो गोल्ड का जो प्राइसेस है उसमें भी हमने एक अप मूव देखा है। तो मेरे हिसाब से दोनों साइड से चांदी को सपोर्ट मिल रहा है। इंटरनेशनल में एक बहुत ही अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जिसका टारगेट जो है वो अराउंड $28.30 के आसपास आ रहा है, जो कि करीब यहाँ से $1 ऊपर है, विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 2500-2600 रुपीस। तो मेरे हिसाब से चांदी का जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 74,000 से 74,500 का होगा। अगेन मैं थोड़ा सा कॉशियसली बुलिश रहूंगा बिकॉज ऑफ टुडेज इन्वेंटरी नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट। अगर नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया प्रेशियस मेटल्स के लिए, तो आई थिंक एक दो दिन में हमें 74,000 का लेवल दिख जाएगा चांदी में। और अगर करेक्शन आता है तो फिर मेरे हिसाब से अराउंड 70,500 से 70,400 का एक अच्छा लेवल होगा बाइंग इनिशिएट करने के लिए। 68,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और आप ऊपर साइड में फिर से 74,000 का लेवल देख सकते हैं। ठीक है, आप बताएं कुणाल जी, आपका क्या आउटलुक है चांदी के ऊपर? इस पे देखिए, जो डेटा और जो इवेंट है वो अपनी जगह पे है, पर एक व्यू जो लेना है, अगर व्यू लेके ही काम करना है तो बाई करके ही काम करना चाहिए। और मुझे लग रहा है 73,500 74,000 तक के लेवल्स आपको चांदी में दिख जाएंगे। सो इवेंट के बाद, डेटा के बाद क्या होगा अभी फिलहाल किसी को मालूम नहीं है, पर अगर कॉल लेना है तो तेजी का ही कॉल लेना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कॉल अगर लेनी है तो तेजी की लेनी चाहिए, तो सर क्या किस उम्मीद में तेजी की कॉल लें, मतलब क्या टारगेट ध्यान में रखें? बहुत सिंपल है, अगर जॉब का डेटा अच्छा भी आता है, जॉब के नंबर अच्छे भी आते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लिक्विडिटी सिस्टम में बहुत ज्यादा है। ओवरऑल मेटल में तेजी चल रही है। सप्लाई, ये कमोडिटी में जो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो बात मेन ये है कि सप्लाई साइड पे जब शॉर्टेज है प्राइमरी सप्लाई में, और जब डिमांड ज्यादा है, तो हमको लगता है ये 60,000 से 70,000 हुआ, और कितना बढ़ेगा, तो वो 70 से 80 भी हो सकता है। सो जब तक कोई ट्रेंड में तेजी का, ये जो ट्रेंड जो चल रहा है तेजी का माहौल, उस पर कोई मेजर इंटरप्शन नहीं आता है, तो नॉन फार्म पेरोल से कोई लंबी ब्रेक नहीं लगने वाली है गोल्ड सिल्वर की तेजी में, क्योंकि सप्लाई तो आ नहीं रही है सिल्वर की, तो सिल्वर के भाव नीचे क्यों आएंगे? अच्छा। सो तेजी, बिंदास तेजी, लॉन्ग पोजीशन रखिए। 500-800 रुपये, 1000 रुपये नीचे आता है, डरिए मत, ऊपर ही जाना है। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं कि चांदी में भी तेजी की गुंजाइश बनी हुई है, बची हुई है, तो इस पर भी आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की, लेकिन जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर के मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा है, उससे ज़्यादा रफ्तार मेटल की तेज़ है, बेस मेटल की तेज़ है। और बेस मेटल ने तो पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, खास करके कॉपर और एल्युमिनियम लगातार नई ऊंचाई को छू रहा है, एक के बाद एक नई ऊंचाई को एक के बाद एक नया हाई बना रहा है, और अब 780 के ऊपर पहुंच चुका है कॉपर MCX पर। एल्युमिनियम का भाव पहली बार 202 रुपए के पार निकल चुका है। तो ज़बरदस्त तेज़ी है मेटल के मार्केट में। बीरेन जी, क्या जिस तरह से डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, ऐसे में क्या मेटल मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ से आपको और मजबूत होता हुआ दिख रहा है? यहाँ शॉर्ट टर्म तो तेजी बनी रहेगी। चाइना के हालांकि जो डेटा आज का आया है, वो कॉपर इंपोर्ट में 12% की कमी आई है। स्टील में भी थोड़ा आज का डेटा थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन उसकी इफेक्ट आने में थोड़ा देर लगेगी। और सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल फंड फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो इंफ्रा पैकेज अमेरिका का जो आने की उम्मीद है, मैं ऐसा मानता हूँ ये 60% तेजी है मेटल की, वो फ्रंट लोडेड है, यानी जितने भी पैकेज आए हैं उसकी एडवांस इफेक्ट है। जो 40% जो बैक लोडेड तेजी आने की है, मेरे हिसाब से जून तक ये पिक्चर तेजी का जारी रहना चाहिए। सेकंड हाफ में मैं मीनिंगफुल करेक्शन देखता हूँ। अच्छा, ओके। रविंद्र जी, आप बताएं, कॉपर और एल्युमिनियम ये दो काउंटर बेस मेटल के ऐसे हैं जहां पर तूफानी रफ्तार है, ज़बरदस्त तेज़ी है, 780 के करीब पहुंच चुका है, कॉपर ऊपर चला गया है 780 के, और एल्युमिनियम में भी रिकॉर्ड तेज़ी है। कॉपर और एल्युमिनियम क्या अपना टॉप बना चुका है या टॉप बनना बाकी है? मृत्युंजय, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल प्राइसेस देखें तो पिछला हाई के करीब है कॉपर, और मैं थोड़ा सा कॉशियसली बुलिश रहूंगा क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मैं आई विल नॉट गो फॉर अ कॉन्ट्रा व्यू, क्योंकि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई रिवर्सल का सिग्नल अभी भी नहीं है।
लेकिन ये LME पर और कॉमेक्स पर दोनों ही जगह पर ये जो पिछला रिकॉर्ड हाई है 2011-12 का, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो मुझे मेजर वरी लग रही है, जो न्यूज़ ऐसे निकल के आ रहा है कि चाइना माइट गो फॉर अ टाइटनिंग मेजर, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी हीट अप हुए हैं। तो अगर वो कहीं से आ जाता है, लाइक चाइना का कोई टाइटनिंग न्यूज़ आ जाता है, तो आई थिंक वी माइट सी अ शार्प फॉल इन मेटल पैक। तो अभी उसका कोई इंडिकेशन है नहीं, तो आई वुड लाइक टू गो विद बाय व्यू ओनली। लेकिन मैं कॉशियसली बुलिश रहूंगा, या फिर मैं थोड़ा सा साइडवेज रहूंगा, क्योंकि अगर डिप आता है तो डिप में खरीदारी करना बेटर है, क्योंकि इतना प्राइस स्ट्रेच होने के बाद अगर करेक्शन आया तो इट माइट बी अ शार्प करेक्शन। सो मेरे हिसाब से या तो कॉशियसली बुलिश रहे, या फिर मार्केट से थोड़ा सा दूर रहे। ये जब भी थोड़ा सा कूल ऑफ होता है तभी अगर एंट्री करेंगे तो बेटर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इसका अभी भी इंटैक्ट है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा साइडवेज रहेंगे तो बेटर है। आपको कैसा लग रहा है रविंद्र जी? ठीक है रविंद्र जी, निकल कैसा लग रहा है आपको? निकल में मुझे लग रहा है कि निकल उतना परफॉर्म नहीं किया है अभी फिलहाल, तो मेरे हिसाब से निकल में एक बार तेजी कर सकते हैं। 1360-1370 तक के लेवल पॉसिबल है। तो अगर यहाँ से एक डिप आता है टुवर्ड्स 1320, बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1287, और टारगेट हम इसका अराउंड 1370 तक कर ले सकते हैं। ठीक है, आपका ओवरऑल व्यू कुणाल जी बेस मेटल के ऊपर? जैसे रविंद्र जी ने कहा, मैं भी ऑप्टिमिस्टिक ही हूँ, बट कॉशन इसलिए रखना चाहिए कि प्राइजेस ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कॉपर ही नहीं मिल रहा है। कॉपर का स्टॉक ही खत्म हो गया है। दैट इज द वे द प्राइस आर मूविंग अप। सो मंदी के लिए कोई ट्रिगर नहीं आ रहे। सो मुझे लग रहा है कॉपर और एल्यूमिनियम, ऐसे काउंटर पे एल्यूमिनियम पे फोकस करना चाहिए। एल्यूमिनियम अभी भी आप देखेंगे तो जो पेस पे दूसरे मेटल्स बढ़े हैं, एल्यूमिनियम नहीं बढ़ा है। और जैसे ग्रीन मेटल, क्लीन मेटल जिसे कहा जाता है, नंबर 1 पे कॉपर, सेकंड एल्यूमिनियम होता है। तो एज कम्पेयर टू कॉपर, एल्यूमिनियम में ऐसी रैली आई नहीं है। सो एल्यूमिनियम आप बाई कीजिए 200-201 के बीच में। 197 का स्टॉप लॉस रखिए। 205-206 के लेवल आपको एल्यूमिनियम में देखने मिल सकते हैं बहुत जल्दी। कॉपर अभी भी फिलहाल ऊपर ही लग रहा है। 788-790 तक के लेवल आपको कॉपर में देखने मिल सकते हैं। मंदी के लिए रीजन अन एब्सेंस ऑफ बेरिश ट्रिगर, सो इसके कारण अभी भी मैं कॉपर में तेजी कहूँगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी भी आप कॉपर में तेजी में हैं, इस पर आप नज़र रखिए। और अब हम बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज़ी आई है, और ब्रेंट क्रूड इस हफ्ते $70 के करीब तक पहुंचा है, और MCX पर क्रूड ने 4900 के लेवल को पार किया है। 11% तक की तेज़ी क्रूड में आई है। तो क्रूड पर बीरेन जी आपका आउटलुक क्या होगा, क्योंकि कच्चे तेल की डिमांड बढ़ने की बात की जा रही है। अमेरिका में, यूरोप में प्रतिबंधों में ढील से क्रूड कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में पिछले हफ्ते क्रूड का स्टॉक अनुमान से ज़्यादा घटा भी है। तो क्या ये तेज़ी और बढ़ सकती है क्या कच्चे तेल में? जी पृथ्वी जी, आपकी बात सही है। स्पेशली मैं यूरोप की रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना फार्म डेटा आएगा। आज का जर्मनी का डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट मंथ इंडिया ने सऊदी अरेबिया से जो क्रूड थोड़ा कम लिया था, वो भी मई महीने में वो कटौती भी निकल जाएगी। मीन्स मई का परचेज इंडिया का ज़्यादा रहेगा, ऐसा एक न्यूज़ एजेंसी का अभी रिपोर्ट पढ़ा मैंने। और फॉरवर्ड कर्व जिसको मैं बोलता हूँ वो काफ़ी टाइट है। तो ये देखते हुए शायद WTI हम 75-73 तक देख सकते हैं। इंडियन टर्म्स में मैं करीबन रुपये की एप्रिसिएशन को देखते हुए, वो फैक्टरिंग करते हुए कहीं मीडियम टर्म में 5250 तक दिखता हूँ। फिलहाल मैं कहीं शार्प डिप अगर आज के जॉब डेटा में आता है तो 47 के आसपास मैं बाइंग प्रेफर करूँगा। एग्रेसिव ट्रेडर 4750 में भी बाई कर सकते हैं। लक्ष्य 5000 के आसपास का रहना चाहिए। ठीक है, आप बताएं रविंद्र जी संक्षेप में कि क्रूड का मार्केट ट्रेडिंग के लिहाज से आपको कैसा दिख रहा है नेक्स्ट वीक के लिए? क्या नेक्स्ट वीक 5000 या उससे ऊपर के टारगेट के लिए क्रूड को बाई करना चाहिए? मृत्युंजय, मेरे हिसाब से जब तक कि $66-67 WTI में ब्रीच नहीं करता, उसमें एक सस्टेनेबल तेजी नहीं आ सकती। पॉसिबिलिटी है कि अगर ये 6450-64 के नीचे ट्रेड करता है इंटरनेशनल में,
तो इवन $62 तक का भी पॉसिबिलिटी है। अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो जब तक 4,870 890 का लेवल होल्ड है, आई थिंक नीचे में 4,680 और 4,640 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीकनेस की तरफ है। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं निकालता तब तक ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस निकाल दिया 66 67 पर क्लोजिंग आ गया तो फिर इसमें एक सस्टेनेबल तेजी आ सकती है, व्हिच कैन एक्सटेंड टिल $74-75। अदरवाइज मेरे हिसाब से एक बार ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करनी चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। कुणाल जी आप बताएं, आपका लॉन्ग टर्म नजरिया कच्चे तेल के ऊपर क्या है? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड नज़र नहीं आ रही है कच्चे तेल में। फंडामेंटल अपनी जगह पे, जैसे कमोडिटी में हर एक कमोडिटी में तेज़ी चल रही है, उसके चलते हुए क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है। बट अगर आप देखेंगे डिमांड जो हिसाब से लौटनी चाहिए वो अभी तक फिलहाल लौटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आगे जाके ये ओपेक कितने टाइम तक प्रोडक्शन कट ऐसे ही रखने वाला है। तो मुझे आप इफ़ यू आस्क माई अनबायस्ड व्यू, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं, 5,000 का रेजिस्टेंस समझिए, ऊपर में ऊपर मैक्सिमम 4850 4900 तक इधर जा सकता है। बट लंबा व्यू तेज़ी का नहीं है मेरा कच्चे तेल में। ये एक कमोडिटी ऐसी है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं हूँ, और मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग के लिहाज से कोई 100 रुपये की अपसाइड के लिए अगर लॉन्ग कर रहा है दैट इज़ ओके, बट पोजिशनली इसमें लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की। और एग्री में मैं ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा क्योंकि तूफानी तेजी है। तेल और तिलहन के मार्केट में ज़बरदस्त तेजी आई है और सोया तेल ने 1460 रुपये की नई ऊंचाई को छुआ है वायदा बाजार में। क्रूड पाम तेल 1230 रुपये तक पहुंचा है। 3 महीने में 30% से ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं ऑयल के, और सोयाबीन में 3 महीने में 60% से ज़्यादा का उछाल आया है। ऐसे में आपको पूरे ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में, ऑयल सीड और ऑयल कॉम्प्लेक्स में रविंद्र जी ट्रेडिंग के लिहाज से सबसे अच्छा काउंटर कौन सा लग रहा है और उसमें करना क्या चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे सोया ऑयल ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सोया ऑयल में जो नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है जून का, उसमें जो प्रीवियस हाई था उसे निकाल दिया है और अराउंड 1420-25 के आसपास ट्रेड कर रहा है मार्केट। मुझे लगता है कि ये फिर से एक बार 1450 1460 जो अब मई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट किया है, आई थिंक जून मंथ का कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं पर आ सकता है। तो अगर इसमें कोई भी करेक्शन आता है 1410 के आसपास एक बार बाइंग किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 1387 का मेंटेन कर सकते हैं और अपसाइड 1450 का ले सकते हैं। सोया ऑयल के साथ दूसरे कमोडिटीज भी इस पैक में पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन सोया इज लुकिंग बेटर देन अदर कमोडिटीज। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी सोया तेल पर। बीरेन जी आपका व्यू सर क्रूड पाम तेल पर क्या है, क्योंकि यहाँ भी तूफानी तेजी है। क्या क्रूड पाम तेल में और तेजी की गुंजाइश आपको दिख रही है क्या? आज 5% मार्केट फर्म रहा। ये वीक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था सीपीओ और मलेशिया का। मलेशिया में लेबर शॉर्टेज भी है, सप्लाई डिसरप्शन है, इन्वेंट्री अभी भी कम है, जितना प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है। काफ़ी अपसाइड यहाँ से बची है ऐसा मैं मान रहा हूँ। यहाँ मैं जून कॉन्ट्रैक्ट 1170 पे बाइंग प्रेफर करूँगा। टारगेट 1210-15 का रख सकते हैं, 1150 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लंबा नजरिया और भी ज़्यादा बुलिश। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, रविंद्र जी आपका और कुणाल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अगले हफ्ते कमोडिटी मार्केट की चाल कैसी रह सकती है।